हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ और मेरा और मेरे समर्थकों का, जनता का, ये जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, ये कांग्रेस छोड़ के चले गए थे जी। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ और आज जनता भी वो सवाल पूछ रही है जी। कि क्या हरीश रावत जी ने खानपुर क्षेत्र में वो बंधा बना के कॉलेज देने का काम किया? क्या वो पाप किया था उन्होंने जो आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए? नमस्कार देवी सज्जनों, मैं अमित कुमार शर्मा रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुपुत्र श्री वीरेंद्र रावत जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि उत्तराखंड के अंदर आपने परिवर्तन यात्रा प्रारंभ की है, तो कांग्रेस के इसके पीछे क्या है? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि जो 4.5 वर्षों का कुशासन प्रदेश में चल रहा है भाजपा का, उसको परिवर्तित करना चाहती है और यही चीज जनता भी चाहती है। हाँ, ये परिवर्तन यात्रा जो है इसी क्रम में चल रही है जी। और निश्चित रूप से 2022 में जी जो है ये प्रदेश जो है परिवर्तन करने जा रहा है। जी। तो क्या परिवर्तन होगा इसमें? क्या बीजेपी से त्राईमान है जनता या क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल मैं अगर आपसे पूछूं जी कि क्या जी जनता खुश है? आज आप देखिए, मजदूर परेशान, उसे रोजगार नहीं मिल रहा, किसान परेशान, ठीक है, व्यापारी परेशान। कोई ऐसा शख्स तो आप ले आइए चौराहे पर, मैं आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिए, उससे पूछिए कि आप खुश हैं? कोई खुश नहीं है। महंगाई आज आप देखिए, 100 रुपये पार पेट्रोल चला गया, 90 पार डीजल चला गया और 200 रुपये पार आपका खाद्य तेल चला गया। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है? अभी आपने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है कि महंगाई को कम कर देगी कांग्रेस? निश्चित रूप से। क्या वो आप देखिए, हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा है, हम अगर सत्ता में आए और निश्चित रूप से आ ही रहे हैं, तो हम 200 रुपये सब्सिडी देंगे सिलेंडर पर। क्या गलत चीज़ है? बहुत बढ़िया चीज़ उन्होंने कही है। और 100 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे। ये महंगाई से जनता को उबारने का तरीका है कांग्रेस का। नहीं तो आज भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार अगर ऐसी होती हो तो भैया भगवान बचाए इसी डबल इंजन से। 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? 70 की 70 विधानसभाओं में कैंडिडेट का चुनाव लगभग फाइनल हो चुका है और 70 की 70 विधानसभाओं में हमारी तैयारी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब तैयार हैं और जनता भी तैयार है 2022 में परिवर्तन करने को। और कांग्रेस की ओर बड़ी आशा भरी निगाह से जनता देख रही है, क्योंकि उन्होंने हरीश रावत जी का 3 वर्ष का कार्यकाल देखा है। वही एक ऐसी शख्सियत इस राज्य के रहे जिन्होंने 32 माह का उनका कार्यकाल रहा और 32 महीने में 32,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम हरीश रावत जी की सरकार ने किया। प्राइवेट जो रोजगार है वो तो अलग दिए ही दिए, प्राइवेट रोजगार देने का उन्होंने जो है वो अवसर लोगों को खोले। उसके साथ साथ 32,000 नौजवानों को रोजगार दिया, पहली चीज़। दूसरा, हमारी जो योजना थी जिसके तहत वो चाहते थे कि प्रदेश में दूध क्रांति हो, उसमें उन्होंने जो महिला उद्यमी अपना डेयरी खोलती है तो 6 रुपये प्रति लीटर जो है प्रोत्साहन राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही थी। अगर कोई हमारा भाई दूध डेयरी खोलना चाहता है, 4 रुपये प्रति लीटर हम उनको प्रोत्साहन राशि दे रहे थे। जो कन्या जो है 12वीं में फर्स्ट क्लास पास होती है उसको 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का काम हरीश रावत जी की सरकार कर रही थी। लगभग 75, जब हरीश रावत जी 2014 में उन्होंने कमान संभाली, हालात कितने खराब थे आप जानते हैं। केदारनाथ यात्रा, हमारी जो 4 धाम यात्रा है, जिसको हम अपनी इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। उन्होंने अपनी टूटी हुई गर्दन से पूरे 1 साल लगातार वो केदारनाथ जाते रहे और उन्होंने वहाँ की 1 साल में वो यात्रा शुरू कर दी, जबकि लोग ये कह रहे थे
कि ये 10 साल लग जाएंगे इस यात्रा को शुरू होने में, लेकिन ये हरीश रावत जी की शख्सियत थी, उनकी मेहनत थी कि उन्होंने उसको 1 साल में वो यात्रा शुरू कर दी। आज जी जो सरकार जो ये कहते हैं ना हम धर्म के ठेकेदार हैं है? यही तो कहते हैं लोग। जी जी इन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, ये 4 धाम यात्रा क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं? जी क्योंकि मुझे लगता है 4 धाम यात्रा इसलिए नहीं शुरू कर पा रहे क्योंकि उसमें घोटाले का कोई वो जुगाड़ ही नहीं है। इन्होंने आपका ये कराइए, क्या कहते हैं, इतना बड़ा कुंभ कराया, 700 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। उस 700 करोड़ में क्या स्थायी काम इन्होंने किया? क्या एक भी पुल बनाया? हरीश रावत जी के समय में हमने अर्ध कुंभ कराया, 500 करोड़ रुपए केंद्र ने वादा किया था देंगे, दिया नहीं। उसके बावजूद भी सबसे बढ़िया अर्ध कुंभ अगर हरीश कराया तो हरीश रावत जी की सरकार ने कराया, और उस समय हमने कई स्थायी पुल भी बनाए। आज इस सरकार से कोई पूछे इनका कुंभ की देन क्या है? इनका देन है कुंभ घोटाला। इन्होंने आपका फर्जी RT-PCR कराए, मतलब एक आदमी के 10 बार RT-PCR हो रहे। तो ये इतना बड़ा घोटाला है, उसकी जांच नहीं कर रहे हैं लोग। जांच होनी चाहिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अपना आपको बड़ा चेहरा बता रही है। जनरल साहब लगे हुए हैं कि इस बार बीजेपी भी साहब और कांग्रेस भी साहब, तो कितना मानते हैं कि आपके सामने रह पाएंगे आम आदमी पार्टी? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कोई भी नई पार्टी आती है, एक नया प्लेटफॉर्म लेके आती है, हम उनका स्वागत करते हैं जी। लेकिन जहां तक सत्ता में आने की बात है वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जी। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरा दावा ठोक के कहती है कि इस बार हम यहाँ पर विधानसभा में आम आदमी पार्टी होगी। आप देखिए, घर बैठ के तो कोई भी सपने देख सकता था। सपने देखना मैं वीरेंद्र रावत के हरीश रावत कोई भी नहीं रोक सकता जी। और ये लोग घर बैठे सपना देख रहे हैं जी। 70 के 70 विधानसभा में कहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं है जी। हाँ, इन्होंने एक काम जरूर किया जी। जितने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर आर्मी के थे उनको अपने साथ जोड़ लिया जी। और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट तमाम जिंदगी जनता से दूर रहता है जी जी। तो अब वो जनता से कैसे जुड़ेगा, मेरा पहला सवाल है जी। तो ये तो नीचे कैडर नहीं तैयार कर पा रहे हैं जी। अब ये तो इस आज रोज नया बम फोड़ते हैं कि आज भाजपा के 5 मंत्री हमारे को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कभी बम फोड़ते हैं कि एक बहुत बड़ा नेता जो है कांग्रेस का चेहरा हमारे साथ मिलने जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कमजोरी है जी। भाई, दूसरे के नेताओं को लाने की तो आदमी तब तैयारी करता है ना जब अपने घर में कुछ होता नहीं है जी। दूसरे के चेहरे पर लड़ने की सोच रहे हैं, तो ये वही सोचता है जिसके घर में दाने नहीं होते। जब उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या कमियां रह गई थी जो कांग्रेस उस समय पूरा नहीं कर पाई, जो उसे अब 2022 में लगता है कि वो पूरा करेगी? 2017 में उस समय एक घटना घटी थी जी, जिसको हम नोटबंदी के रूप में कहते हैं जी। उस नोटबंदी ने हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जी। लेकिन उस समय लोगों को ये लग रहा था कि मोदी जी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया है जी। उन्होंने असल में क्या किया, जो एक भावना रहती है जी, हर आदमी जो है वो अपने पड़ोसी से जलता है जी। जो गरीब होता है वो देखता है यार फला व्यक्ति जो है गाड़ी में घूम रहा है तो इसकी गाड़ी बिकनी चाहिए जी जी। और ये बात मुझे बड़े दुर्भाग्यवश जी कहना पड़ रहा है कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री ने मंच से कही कि भाई आपका क्या गया तो अमीरों का। लेकिन सच्चाई क्या है जी? सच्चाई ये रही, क्या लाइन पर जब 2-2 हज़ार के नोट वो बदले जा रहे थे, 500 के नोट बदले जा रहे थे, 1000 के नोट बदले जा रहे थे, क्या उसमें अंबानी खड़ा था या अडानी खड़ा रहा? कोई भी बड़ा व्यापारी खड़ा रहा? खड़ा कौन रहा? आम आदमी। उस बेचारा को देखिए, वो लाइन में भी खड़ा रहा, पुलिस के डंडे भी खाए और बेचारे का नुकसान भी हुआ। और अब उस वक्त हम शायद ये चीज़ समझाने में सफल नहीं रह पाए, लेकिन आज जनता सब समझ चुकी है। 7 बरस केंद्र की सरकार को हो गए, 5 बरस इस सरकार को होने जा रहे हैं, और क्या हालात है आप अच्छी तरह जानते हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, जबकि 2014 में जब बड़े बड़े पोस्टर लगते थे कि महंगाई बस, तो हमको भी शायद ये लगता था कि महंगाई तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चली जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ जी? उस समय तो महंगाई इनको डायन लगती थी जी। तो आज क्या महंगाई इनकी दोस्त हो गई?
कांग्रेस के वो कौन से मुद्दे होंगे 2022 में जो अहम मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? सबसे बड़ा बेरोजगारी बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं जब भी जिस गांव में जाता हूं वहां नौजवान जो है सबसे पहला सवाल मुझसे यही करते हैं कि साहब आप क्या करेंगे जी। तो हमारा एजेंडा तय है जी। हमने कहा देखिए चाहे लक्सर में बिरला फैक्ट्री, अब तो खैर वो दूसरी कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया, जेके टायर की हो गई, लेकिन उसको लगाने का काम कांग्रेस ने किया। सिडकुल चाहे वो हरिद्वार का हो चाहे काशीपुर रुद्रपुर का हो, उसको बनाने का काम और श्रेय कांग्रेस को जाता है जी। इन्होंने तो 5 वर्षों में सिर्फ उद्योगपतियों को भगाया ही भगाया जी। लेकिन कांग्रेस 2022 में जब आएगी तो ऐसा माहौल तैयार करेंगे हम ताकि उद्योगपति जो है यहाँ आए, उद्योग लगाएं, हमारे नौजवानों को रोजगार दें। और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह आपको बताना चाहता हूँ, जब माननीय तिवारी जी की सरकार यहाँ थी, हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, वो धरने पर बैठे इस चीज को लेकर कि 70% आरक्षण जो है जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में, वो हमारे युवाओं को मिलना चाहिए। और उस समय वो हमने ये लागू भी किया था। लेकिन बाद में जो भाजपा की सरकार आई उसने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, जिसका खामियाजा आज हमारे नौजवान भुगत रहे हैं। लेकिन हमारी 2022 में सरकार आएगी तो हम सबसे पहले इस कानून को लागू करेंगे। कांग्रेस के अंदर आज के समय में गुटबाजी दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी का नुकसान क्या कांग्रेस को उठाना पड़ेगा? देखिए, जब कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, भवसागर है जी, और कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं विचारों में, लेकिन मनभेद नहीं है यहाँ। हमारे सभी नेता जो हैं एक मंच पर हैं जी, और सभी प्रयास कर रहे हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बने जी। क्या हरीश रावत 2022 में चुनाव लड़ेंगे? वो तो जो हाईकमान तय करेगा। जो सूत्रों से पता चल रहा है कि इस बार हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या सच्चाई है इसके? वैसे मेरा अगर पर्सनल सुझाव दूं मैं, मेरा पर्सनल मानना ये है जी, हरीश रावत जी 2002 में प्रदेश अध्यक्ष थे जी, चुनाव नहीं लड़े जी, लेकिन 14 वर्ष के बाद जी इस राज्य में कांग्रेस का हाथ खिला जी, हमारी सरकार बनी 14 वर्ष के बाद। 1989 में 89 में एनडी तिवारी आखिरी हमारे मुख्यमंत्री थे जी। बाद में हमारा प्रदेश अलग हुआ जी, लेकिन 14 वर्ष का जो वनवास था उसको दूर करने का काम हरीश रावत जी ने किया। और उस समय वो चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने 70 विधानसभा में चुनाव लड़ाने का काम किया और सरकार लाने का काम किया। और 2012 में भी वो चुनाव नहीं लड़े थे और मेहनत की, सरकार बनवाई। तो जब जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और चुनाव लड़ाया तो यहाँ सरकार कांग्रेस की बनी। तो ही इज ए गुड लक मैन फॉर अस, और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। सूत्रों से ये भी पता चलता है कि वीरेंद्र रावत हरिद्वार की किसी अहम सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो कितनी सच्चाई इसके पीछे है? देखिए, मुझे अब 22-23 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते हुए, और उम्र भी 45-46 के लगभग हो चुकी जी जी। और मैं 1996 में NSVI से मैंने अपनी कांग्रेस की यात्रा शुरू की, सेवा की। 1996 में मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, दयाल सिंह कॉलेज का। फिर मैं यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहा, सेवा दल में रहा, तो तमाम पदों में रह के मैंने कांग्रेस की सेवा की। आज एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं हरिद्वार के खानपुर क्षेत्र में मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा और मेरे समर्थकों का, जनता का ये चाहा है कि वो एक न्याय युद्ध हम यहाँ लड़ रहे हैं। न्याय युद्ध इसलिए कहूँगा इसको मैं, 2016 में यहाँ जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, ये कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, और आज जनता भी वो सवाल पूछ रही है कि क्या हरीश रावत जी ने खानपुर क्षेत्र में वो बंधा बना के पाप किया था? यहाँ के लोगों को जो है पेंशन से जोड़ के क्या पाप किया था? यहाँ इतने सड़कें बनाने का काम किया उन्होंने, डिग्री कॉलेज देने का काम किया, क्या वो पाप किया था उन्होंने जो आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए थे? आज जनता न्याय चाह रही है और वो हरीश रावत जी के साथ न्याय करना चाह रही है। तो इस बार खानपुर से वीरेंद्र रावत प्रत्याशी होंगे? हाईकमान ने मौका दिया तो निश्चित रूप से चैंपियन साहब के साथ 2-2 हाथ तो करने का मौका मिलेगा। चलो, उसके लिए अभी आपको शुभकामनाएं। 2022 को
लेकर कांग्रेस ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी अन्य दल क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस ने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने की लड़ाई लड़ी है जी। और जब 1996 में हरीश रावत जी ने उत्तराखंड आंदोलन की कमान को संभाला जी, तब हम दिल्ली में और उत्तराखंड के घर 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 गए, सबको इस आंदोलन से जोड़ा जी। और उनके आंदोलन करने से जी। एक दबाव बना। उस दबाव से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 3 राज्य बनाए। जी। तो हरीश रावत जी, मैं उनके साथ हमेशा जाता था, उनके वाहन चालक के रूप में ही सही मुझे जाने का मौका मिलता था। तो मैं देखता था वो हमेशा एक उज्जवल और नंबर 1 राज्य बनाने का उनके पास पूरा एक रोड मैप था। 3 वर्षों में उनको मात्र 3 वर्ष मिले, जिसमें 1 वर्ष तो हम आपदा से भिड़ते रहे। तो 2 वर्षों में भी मैं 1.5 साल उन्होंने विकास कार्य किए और 6 महीने तो हमारे कुछ उजाड़ू बल्द हमारे पहाड़ में कहते हैं, जिसको बिगड़ा हुआ बैल होता है, वो जहाँ भी जाता है उजाड़ी करता है। आजकल आप देख रहे होंगे भगत सिंह और सुरेंद्र रावत किस तरीके से जो है आपस में तू मैं चल रही है। तो इस तरह के जो लोग थे वो वहाँ चले गए और राज्य को अस्थिर करने का काम किया। और ये बहुत बड़ा महापाप है, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ और हमारा कभी भी जिंदगी में ये उद्देश्य नहीं था कि हमारा राज्य इस तरफ चले। बिहार नहीं बनाना चाहते थे हम इसको महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम इसको तमिलनाडु बनाना चाहते हैं, ताकि जो विकास कर सके। आज देखिए हम 20 वर्ष के बाद भी कहाँ खड़े हैं। हम मात्र, हमारे पास अगर पर्यटन स्थल के रूप में आप देखते हैं तो एक मसूरी है, दूसरा नैनीताल है। क्या तीसरा चौथा नहीं बनना चाहिए था? और हरीश रावत जी ने होम स्टे लाके बहुत बड़ी क्रांतिकारी इसमें किया। आज मेरे खुद के गांव में, मोहनरी गांव में जो है मेरा पैतृक गांव जो है, वहाँ ऊपर तक वो बन चुके हैं कॉटेजेस। तो लोग जो है पर्यटन के रूप में नए नए स्थानों को हमने प्रयास किया था, लेकिन 2 बरस में बहुत कम समय होता है किसी भी योजना को मूर्त रूप देने के लिए। तो इस बार हमारा जनता के बीच में हम यही सब सपने लेके जा रहे हैं और निश्चित रूप से पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। तो हरीश रावत जी का 2-3 बरस का काम है, उसको लोग सराहा भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। और आज जनता यही कह रही है, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। चलिए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, ये तो समय है, चलता रहेगा। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? मैं खानपुर की जनता से, पूरे हरिद्वार की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज से 18 तारीख से 20 तारीख तक हमारी परिवर्तन यात्रा पूरे जिले में चल रही है। आप सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी इस परिवर्तन यात्रा से जुड़ें और हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनके विचारों को सुने और क्या वो कहते हैं और क्या हम 2022 में क्या रोड मैप होगा वो हमारे नेतागण आपको बताएंगे। तो अब मेरा आप सबसे यही निवेदन है, 20 तारीख को जो है ये परिवर्तन यात्रा सेंट्रम होटल से ढंडेरा फाटक और फिर उसके बीच में जो है स्वागत कार्यक्रम होते रहेंगे। फिर हम गौतम फार्म पर जो है 10:30 बजे एक बड़ी जनसभा है। मेरा आप सबसे निवेदन है उस जनसभा को सफल बनाने के लिए आप सब आगे आएंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे मुलाकात होती रहे और बातें होती रहें। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।